चलो रंगित कुमार, हाउ आर यू? बायोरिएक्टर ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, रंगित याद दिला दिया मुझे। तो कृष्णा विष्णा अभी बहुत दिन नहीं आया, क्या चल रहा है इन लोगों का? सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी क्या क्या? तुम्हें बोला तबीयत खराब और ये सेल्फ स्टडी कर रहा है। इन स्टेज करना पड़ेगा इन लोगों को, रुक जाओ। इन स्टेज जाओ, क्या हुआ बेटा? जो भी ज्वाइन किए हो ना, आप लोग एक कमेंट कर दो, फिर मैं उसको इन स्टेज कर सकता हूं। जो लोग ज्वाइन किए हो, अगर एक कमेंट कर देते हो बेटा, देन आई कैन मेक यू इन स्टेज, क्योंकि मुझे उतना ही पता है। हाँ यस सर, अब है ब्रिंग टू स्टेज। हाँ बेटा, हो गया? देख तो एक बार। यस सर, डन। वाह वाह। हाँ, मुझे वो पहले से नहीं पता, वो जो कमेंट करता है उसको मैं कर सकता हूँ। यू नो आई एम वेरी गुड इन दिस, क्या है, कंप्यूटर एंड दिस एंड दैट। मुझे एकदम पता नहीं है ये सब। क्या सब शुरू करी तले। अच्छा चलो, आज हम लोग बात करेंगे इफ द डिजायर्ड प्रोटीन्स। डिस्कशन है बायोरिएक्टर्स, इसके बारे में चर्चा करनी है। ध्यान दीजिएगा। इफ द डिजायर्ड प्रोटीन, इफ द डिजायर्ड प्रोटीन्स synthesized are required in large amounts for the commercial purposes, that is 100 लीटर से लेके 1000 लीटर्स तक। बेटा इफ्फत, आप पिछले दिन क्लास में नहीं ज्वाइन की थी, और पिछले दिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने करा था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार वो पिछले दिन का रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो कमर्शियल पर्पसेस अगर 100 से 1000 लीटर्स अगर चाहिए, देन वी यूज द बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर किया जाता है ना? तो ये एक पार्ट है। अब ये बायोरिएक्टर के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली वी हैव दिस स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, स्टरिंग टाइप है ना, जिसमें हम लोग दो कंडीशन, दो बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं। वन इज स्टरिंग टाइप। क्यों कहा गया? बिकॉज ऑल दी सबस्ट्रेट्स दैट वर यूज्ड, उसको स्टर किया जाता है, उसको मिलाया जाता है ना? Therefore it is stirring type. उसमें सिंपल स्टर्ड टाइप है और स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर है, दो टाइप्स है। तो उसमें बेसिकली वी यूज स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स, स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स। सबसे पहली बात तो ये है, ये स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर हम लोग यूज करते हैं, ये अगर असर्शन है, इसका रीजन है स्टरर इज यूज्ड फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एयर with the substrates. So stirrer is used for the proper mixing of air with the substrates. क्या क्या substrates हम लोग यूज करते हैं? अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स हम लोग यूज करते हैं। सबस्ट्रेट मतलब 6 डिफरेंट कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट खुद, फिर आपका सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड बोलो ऑक्सीजन। तो these are called what? बोलो। Six optimum conditions are taken. So in a bioreactor
6 optimal conditions are taken. 6 ऑप्टिमल कंडीशंस लिया जाता है. नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 pH, नंबर 3 substrates, number 4 oxygen, number 5 salts, number 6 vitamins. So all these conditions are taken. याद रखिएगा 6 कंडीशंस है और 6 सिस्टम्स है. 6 कंडीशंस है और 6 सिस्टम्स है इन अ बायोरिएक्टर. तो इसमें क्या है कि all these substances are taken in optimum amounts and then only the production in large scale production will happen, है ना. So large scale production will happen. तो 6 क्या कहा मैंने, systems, है ना. 6 systems are used in the bioreactor. परीक्षा क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, है ना. उनमें से नंबर 1 टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम. नंबर 2 pH कंट्रोलिंग सिस्टम. नंबर 3 ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम. नंबर 4 foam controlling system, foam controlling system. Number 5 oxygen, pH, foam controlling system. अब बोलो, temperature हो गया, pH हो गया, agitated system because for mixing, agitated system and sampling ports, agitated system and finally my dear students sampling ports. हर किसी का रीजन है, हर किसी का रीजन है. तो एजर्शन रीजनिंग अगर हर किसी का बनाते हैं हम लोग तो उसका आंसर क्या होगा जरा देखते हैं. टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, ये एजर्शन, इसको एजर्शन करिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन क्या होगा. इफ टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोल्ड, इफ द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड कंट्रोल, इफ इट बिकम्स हाई, then high temperature actually denatures the protein, so the protein synthesized will be denatured, right? So if temperature goes beyond control, that is high, then it can cause denaturation of proteins. If temperature goes beyond control, that is very high, then it will result in denaturation of the protein. आप लोगों को पता है कि हाई टेम्परेचर में प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड. आपको पता है कि एंजाइम का जो डिस्कशन हम लोगों ने करा था, याद है एंजाइम चैप्टर में, ये ग्राफ आपको याद होगा जरूर, है ना. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, याद है ये फोटोग्राफ, एंड दिस इज टेम्परेचर. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स कि this will be like this, है ना. So beyond an optimum temperature, आपको पता है कि 35 to 40 डिग्री सेल्सियस is the optimum temperature. 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, अगर बियॉन्ड दिस टेम्परेचर हो गया तो कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, दे विल गेट डीनेचर्ड. और आपका एक क्वेश्चन यहां से और भी है कि प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ व्हाट. प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर फोल्डिंग. उसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बोलिए हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस और वैन डर वाल्स इंटरैक्शन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स है. तो ये जो 4 बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड द प्रोटीन विल बिकम अनस्टेबल, है ना. आपको याद है स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना है, प्रोटीन का फोल्डिंग होना चाहिए, और प्रोटीन फोल्डिंग टूट जाएगा. द बॉन्ड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग विल ब्रेक एंड देयरफॉर द प्रोटीन बिकम्स अनस्टेबल. तो याद रखिएगा इसको. तो इसीलिए हाई टेम्परेचर अगर एक्सपोज्ड होगा, then the protein will get denatured, क्योंकि ultimately we are synthesizing proteins through bioreactors. Next, pH. इसको भी अगर assertion करें, similar type of reason होगा इसका भी, क्योंकि at high pH, ग्राफ सेम है ना, वो ग्राफ, दोनों ग्राफ सेम है. At high pH, the protein gets denatured. Right? So, a denaturation is not done due to the breaking of peptide bond. Remember, I told you this. Peptide bond टूटता नहीं है. The bonds which are responsible for protein folding वो टूटता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, लोग गलती करता है इस क्वेश्चन में. ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम क्यों है, इसको असर्शन करिए. इसका रीजन क्या है,
oxygen infusion is required by the substrates to synthesize the desired proteins. है ना बेटा? हो गया. Foam controlling system, इसको assertion करिए. इसका reason क्या होगा my dear? If foam is not controlled, then excess accumulation of foam will inhibit the forward direction reaction. So if excess accumulation of foam during the reaction will inhibit the forward direction reaction. समझे? Next, agitated system. ये क्यों है? Proper mixing of the oxygen along with the substrate at optimal conditions is very essential. So agitated system helps in mixing. है तो? So इसका जो reason है, the agitated system, এসিটা বন্ধ করে রেখেছিস না তোরা? The agitated system helps in 28. इंसान मर जाएगा, तेरा तबीयत और भी खराब हो जाएगा इस तरह से. 28 मारने के लिए सब बैठा हुआ है. The agitated system, ध्यान दीजिएगा, the agitated system will help in proper mixing of oxygen or air in general with the substrates at optimal conditions. समझ में आ गया? नेक्स्ट, सैम्पलिंग पोर्ट्स. सैम्पलिंग पोर्ट्स क्या लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है. ये अगर असर्शन है, इसका रीजन क्या है? सैम्पलिंग पोर्ट्स का मतलब क्या है? पीरियोडिक रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल. माने द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड आर पीरियोडिकली रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग पोर्ट्स. तो पहले समझ में आना चाहिए कि सैम्पलिंग पोर्ट है क्या. सैम्पलिंग पोर्ट है क्या? इट इज पीरियोडिक रिमूवल ऑफ द desired products. Periodic removal of the desired products, my dear, है ना? Periodic removal of the desired products. ये assertion अगर है, इसका reason क्या होगा? Since excess accumulation of the product will inhibit the forward direction reaction, है ना? And ultimately yield will be reduced. Direction, reaction, and finally, therefore, yield is reduced. Ultimately, biotechnology में हम लोगों को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा about the yield, है ना? इसको छोड़ के केवल दो चीज करना है बेटा. अच्छा है, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, এনসিইআরটি এর লাইন আছে দেখবে. These cylinders they are cylindrical in shape with curved base. हालांकि दो फोटोग्राफ्स है, सिंपल स्टरिंग टाइप ऑफ रिएक्टर और स्पर्ज टाइप ऑफ रिएक्टर. लेकिन स्पर्ज का फोटो देखो, उसमें कर्व बेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि बायोरिएक्टर हैव अ कर्व्ड बेस. चलो उसको, उस सेंटेंस को पढ़ जरा. हाँ, सिलिंड्रिकल और विद कर्व्ड बेस, है ना? तो कर्व्ड बेस स्पर्ज टाइप में हम लोगों को दिख नहीं रहा है. Am I clear? लेकिन सिंपल टाइप में है. दोनों ही सिलिंड्रिकल है, लेकिन उसमें सिंपल में कर्व बेस है, स्पर्ज में कर्व बेस नहीं है. लेकिन अगर स्पर्ज आपको एक्सेसिवली स्पेसिफिकली स्पर्ज का क्वेश्चन आया तो कर्व बेस वो नहीं है, लेकिन यूजुअली हैव अ सिलिंड्रिकल शेप और एक कर्व बेस. जरूरी है कि हर किसी में कर्व बेस रहेगा, लेकिन कर्व बेस का बेनिफिट क्या है? कर्व बेस होने से प्रॉपर मिक्सिंग होता है. तो कर्व बेस को मार्क करके एजर्शन करके बाएं तरफ एनसीईआरटी में लिख दीजिए, कर्व्ड बेस फैसिलिटेट्स प्रॉपर मिक्सिंग. मैं भी लिख देता हूं इधर, सिलेंडर विथ ए कर्व्ड बेस. अब ये कर्व्ड बेस जो है माय डियर, कर्व्ड बेस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग, है ना? एज रहेगा तो मिक्सिंग थोड़ा डिफिकल्ट है.
कर्व बेस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग। तो कर्व बेस हमेशा प्रॉपर मिक्सिंग को फैसिलिटेट करता है माय डियर। सो हमेशा याद रखिएगा, कर्व बेस अगर है तो दिस विल हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑल दीज पॉइंट्स, और ये लिख लीजिएगा एनसीईआरटी में भी आप लोग, एनसीईआरटी में आप लोग कर्व बेस जो है उसके बगल में लिख दीजिएगा कि इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द डिजायर्ड सब्सटेंसेस, है ना। सो ये सब पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, पिछले दिन का रिकॉर्डिंग हुआ था, आपने देखा? पिछले दिन का जो मैं देखा तो म्यूट हो, हाँ, साउंड आ रहा था? नहीं देखा आप लोगों ने? अच्छा, आप लोग क्लास में थे। नहीं, मुझे पता नहीं वो रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं, कोई इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, लेकिन अल्टीमेटली देखा म्यूट है, क्या पता ही नहीं है। और क्लासरूम छोटा है तो ये पूरा गूंजता है, तो मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, पिछले दिन का रिकॉर्डिंग है। पीछे पीछे की तरफ जाते, एकदम एकदम पीछे की तरफ जा। हाँ, पीछे की तरफ नहीं है ना? कहां से नहीं है, देख तो एक बार। किस जगह पे मैंने म्यूट किया था? कोई फोन आया था शायद। एक बोर्ड वर्क है, पहला बोर्ड वर्क इज एनफ, ठीक है। अगर पहला बोर्ड वर्क सेकंड बोर्ड वर्क के बीच में कोई फोन आया था, शायद इसको म्यूट करा था और उसके बाद मैंने अनम्यूट नहीं करा। तुम लोग भी रेस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। 35 मिनट्स, 36 मिनट्स, ठीक है बेटा। अगर आप वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो 36 मिनट्स तक मेरा साउंड है, समझे ना? क्या हुआ था, शायद मैं म्यूट करा था किसी रीजन वर्ष, और फिर उसको अनम्यूट करना भूल गया था बेटा। एक बार वो देख लीजिए। ভয়েস রেকর্ড কে করে? তুই রোজ ভয়েস রেকর্ড করিস? বাবা, তুই তো আমাকে মেরে ফেলবি রে। कल का रिकॉर्डिंग किया उस दिन का, उसको नहीं ग्रुप में क्यों? अच्छा, ग्रुप में ही डाल दो, ग्रुप में ही डाल दो बेटा, है ना। इफ्फत बेटा वो वॉइस रिकॉर्ड करती है, हाँ, वो उज्जैनी उज्जैनी वॉइस रिकॉर्ड करती है, तो वो भेज देगी आपको, तो उसको मैच कर लेना। ओके सर। एक्चुअली उस दिन क्या हो गया था, गलती हो गया था मेरे से। चलो, वॉइस रिकॉर्ड तो किया, अच्छा किया। अच्छा, ये हो गया बेटा, इज इट डन? तो बायोरिएक्टर को लेके, अच्छा हाँ, और एक चीज, बायोरिएक्टर का जो फोटोग्राफ है उसमें हर एक लेबलिंग आपको याद करना है, हर एक लेबलिंग। अच्छा इफ्फत, आपको वो मिला था मैंने जो अनलेबल्ड डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी शेयर किया था, डिड यू गेट दैट? अच्छा, रुक जाइए, मुझे एक ये करिए, तो क्या कहते हैं, पिंग करिए, मैं आपको भेज देता हूं अभी अनलेबल्ड डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी। उसको आईपैड में डाल के, या तो क्या कहते हैं उसमें टैब में डाल के आप लोग उसको ये कर सकते हो। एक बार मुझे ये कर दे, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पिंग। ओके सर। एक बार कर दे, मैं अभी भेजता हूं आपको। उस हर एक फोटोग्राफ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने भी फोटोग्राफ्स है एनसीईआरटी में। तुम लोगों के पास है ना? मैंने भेजा था। कभी प्रैक्टिस किया जिंदगी में? हाँ, झूठ बोल रहा है? जल्दी कर, मैं भेज देता हूं, क्योंकि इसका डायग्राम आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। मुझे एक बार व्हाट्सएप ये पिंग कर दे, मैं तुझे भेज देता हूं डायरेक्टली। नहीं तो उज्जैनी को भेज देता हूं, आप उज्जैनी आप ही ये कर लीजिए, ग्रुप पे फिर से डाल दीजिए, तब हो जाएगा। व्हाट्सएप করে আমাকে নাম্বারটা কেন সেভ করিনি বলতে কি এতদিন? नो सर, आई डोंट हैव योर नंबर, आई एम आस्किंग नो नीड, अभी भेज देते हैं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अभी भेज देता हूँ, ग्रुप में भी डाल दीजिएगा तो सबको मिल जाएगा। पार्टी दीजिए, हो गया ये। चलो, तो बायोरिएक्टर डन। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, बायोरिएक्टर का लेबलिंग देख ले एक बार,
तुरंत देख ले, हर एक पॉइंट्स का लेबलिंग देख ले। एग्जाम का क्वेश्चन है, वो फोटोग्राफ अगर कॉपी पेस्ट होगा तो गड़बड़ मत करना एग्जाम में, अगर गड़बड़ करेगा तमाचा मारेंगे सबको खींच खींच के। ठीक से देख, मोबाइल ही जिंदगी बन गया, हटा मोबाइल, देख ठीक से, तू देख इसको। ये फोटोग्राफ से कोई गलती नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ में बहुत मारेंगे नहीं तो। इसको फिर इरेज करेंगे हम लोग, बिकॉज वी नीड टू डिस्कस ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। भेज दिया ग्रुप में बेटा। Yes, sir, we got it. प्रैक्टिस करना है हर एक डायग्राम को। चलिए इरेज करते हैं इसको, बोर्ड वर्क को इरेज करते हैं। असर्शन रीजनिंग सोच लीजिएगा। आई बिलीव ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना? कोई भी पॉइंट मिस आउट तो नहीं हुआ अपना, कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं हुआ है। चलिए इरेज करते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट शुरू करें। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग, ये तो हो गया बायोरिएक्टर वाला डिस्कशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो वी विल स्पीक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस माय डियर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, है ना? सो वी विल डिस्कस अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस माय डियर स्टूडेंट्स। We will discuss about two types of gel electrophoresis. NCERT में एक टाइप है, एक और टाइप NCERT बायोटेक में है। और 2019 KVPY का एक क्वेश्चन था SDS पेज, तो KVPY का जो क्वेश्चन था वो भी हम लोग उस पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस मतलब उसका सिर्फ यूज पढ़ेंगे, उसका मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। गॉट इट? तो हम लोग दो चीज पढ़ेंगे बेटा, देखे SDS पेज अच्छे होगा ने अच्छा ही बोले चलो। सो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ये, और एक होलो SDS पेज, इसके बारे में बात करनी है। इसका फुल फॉर्म है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है ना? तो अभी अपना काम है एगारोस जेल को पढ़ना। सबसे पहली बात तो ये है एगारोस, इसके बारे में चर्चा करनी है। एगारोस आप लोगों को पता होना चाहिए। एगारोस इज व्हाट? इट्स अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। It is a heteropolysaccharide extracted from seaweeds. So it is a heteropolysaccharide extracted from seaweeds. ठीक, ये पहला चीज है। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, ये भी एक क्वेश्चन है। एगारोस होमोपॉलीसैकेराइड या हेटेरोपॉलीसैकेराइड? इसका आंसर है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब एगारोस का इंपॉर्टेंस क्या है? How is it produced? How the gel block is produced? The method
of production of the gel block, the method of production of the gel block. तो जेल ब्लॉक कैसे प्रोड्यूस होता है माय डियर? सबसे पहले ह्यूज अमाउंट, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ द एगारोस इज कलेक्टेड. पहले इसको कलेक्ट करा, फिर इसको हीट किया. हीट करने से क्या होगा? मोल्टेन फॉर्म ऑफ द मास ऑफ द एगारोस मास इज फॉर्म्ड. हीट करने से तो वही होगा. अब इसको सडनली कूल डाउन किया हमने, वी कूल्ड इट सडनली, तो इट इज सडनली कूल्ड. और सडन कूलिंग के वजह से माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? ये सॉलिडिफाई होकर ब्लॉक लाइक एगारोस जेल बनेगा. इट सॉलिडिफाइज टू फॉर्म द एगारोस जेल ब्लॉक. समझ में आ गया? दिस इज द मेथड. ये मेथड एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया. अब क्या है? ये जो एगारोस जेल ब्लॉक है, ये ऐसा ब्लॉक है जिसके ऊपर से डीएनए विल पास, डीएनए विल ट्रेवल on through the surface of the gel block. Can you know? This mechanism is called sieving effect. ठीक? So agarose gel block, agarose block allows the movement of DNAs over its surface. ये जो mechanism है, this mechanism is called, this method is known as the sieving effect. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक. अब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टारगेट क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस? सो प्रिंसिपल of this method, principle is separation of the DNAs based on their sizes. Right? So separation of DNA segments, separation of DNA segments based on the segments based on their sizes. So separation of DNA segments based on their sizes. This is the principle of agarose gel electrophoresis. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हम लोग सेपरेट करेंगे, टारगेट इसको क्यों करना है अपन को? सबसे पहली बात तो ये है, फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आल्सो वी रिक्वायर दिस. इसके बाद पीसीआर करके उसको इंक्रीज कर, वीएनटीआर करेंगे, उसको इंक्रीज करवाएंगे. लेकिन उससे पहले सेपरेशन के लिए चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, इट कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द डीएनएस ऑफ 2 इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. दोनों इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज का डीएनए सीक्वेंस सेम नहीं है, इसीलिए 2 इंडिविजुअल्स अलग अलग है, लेकिन दोनों ही होमोसेपियंस सेपियंस है. दिस मेथड इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP. ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगेन एनसीईआरटी बायोटेक में दिया हुआ है. सो दिस कैन differentiate the DNA segments of 2 individuals of the same species. This is one method A. Method B क्या है? इसी से agarose gel electrophoresis से हम लोग क्या कर सकते हैं? We can separate the desired DNA during वो क्या कहते हैं उसको? बोलो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. वी कैन सेपरेट द टारगेट डीएनए ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. क्योंकि पहले उसको सेपरेट करेंगे, फिर उसको पीसीआर करेंगे. तो सो इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम लोग ये कर सकते हैं. अब तीसरा अब क्या है? तीसरा मतलब तीसरा पॉइंट नहीं, अब नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म में.
मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एन एगारोस जेल ब्लॉक इनटू कंसिडरेशन, जहां पे हम लोग कुछ सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक। तो ये सेगमेंटेशन करके दीज आर कॉल्ड दी वेल्स 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट वेल जो है, अब वेल में क्या है, फर्स्ट वेल contain only DNAs without restriction endonuclease। restriction endonuclease उधर अप्लाइड नहीं है, केवल डीएनए है, restriction endonuclease नहीं है। Am I clear? तो first well will contain only DNA without restriction endonuclease। second, third and fourth, these wells contain DNA load of DNA दिया जाता है, load along with restriction endonuclease। এটাকে কি বলে? therefore digestion of DNAs occur, তাই তো? therefore we say second, third and fourth wells contain digested DNAs। समझ में आ गया? बहुत इजी है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं digested DNAs। on the other hand, first well therefore contain undigested DNA। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, DNA is a negatively charged molecule, and therefore this, on the other side there is the presence of the anode, positively charged electrodes or anode। why anode is placed on the other side अगर ये assertion है? because it will attract the DNA to the opposite side, since DNA is a negatively charged molecule। और negative charge क्यों है? due to the presence of the phosphate। तो DNA is a negatively charged molecule, तो इसका ये अगर assertion है, इसका reason होगा to attract the negatively charged DNA towards itself, ठीक। और नेगेटिवली चार्ज क्यों? इसको एजर्शन करो तो इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट, सो प्रेजेंस ऑफ PO4 3-। ठीक है, बता दिया मैंने। अब जरा देखिए, अब DNAs आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइजेस। सबसे थिक सेगमेंट ऑफ DNA जो है वो इस तरफ, कंपैरेटिवली थिन ये समझ में आया? सो DNA हैज बीन सेपरेटेड, DNA को सेपरेट किया गया बेस्ड ऑन देयर साइजेस, ठीक, क्लियर? सो DNA आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइजेस। ये आपको जो द स्मॉलेस्ट साइज विल गो द फर्देस्ट, द smallest will travel the farthest। मजे का बात क्या है my dear? This DNA remains invisible on the surface of the agarose gel block। Now the DNAs remain invisible on the surface of the gel block। In order to make it visible, we use stain, which is ethidium bromide, in which it appears as bright orange colored bands।
ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, यही एग्जाम का आंसर है, कोई अपना दिमाग मत लगाइएगा. सो in order to make it visible, in order to make it visible, the gel block is stained with ethidium bromide, in which they appear as dark orange, dark na bright re, bright, they appear as bright orange colored bands, bright orange colored bands, है ना. अब सपोज मुझे ये बैंड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बैंड चाहिए ऑन द जेल ब्लॉक, व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली कट दैट जेल पीस ऑफ. तो हम लोग इसको कट करेंगे, इसको हम लोग सीधा कट कर लेंगे. सो इफ वी वांट अ पर्टिकुलर टू आइसोलेट अ पर्टिकुलर, सेग्रीगेट अ पर्टिकुलर DNA which is required for me, we have to separate it from the gel block and we have to cut it out as a gel piece. Am I clear? This method is called elution. So in order to isolate the desired DNA, in order to isolate the desired DNA, we can cut the gel piece from the gel block, है ना. We can cut it, and this method is known as elution, elution, elution. Done. समझ में आ गया? So this is all about the discussion on agarose gel electrophoresis. Now if we come to the next gel electrophoresis method, which is called SDS page. Let's come to the next one, that is SDS page. इसका फुल फॉर्म पढ़ना है, ये NCERT बायोटेक्नोलॉजी किताब में लिखा हुआ है. सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉली एक्रिलिक gel electrophoresis. What is this method used for? This method is used for separation of the proteins based on their sizes. Exam ka question, direct question. It is used for the separation of proteins based on their sizes. Bas, nothing else. That's it. और किच्छु मने रखता है ना, जस्ट ये और कुछ नहीं. You don't need anything else. हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत किसी को? डन हो गया? शानदार. अब देखिए, इसको हम लोग इरेज करेंगे. अच्छा, इसका फोटो तो नहीं लिया हम लोगों ने पिछले बार का भी. कैसे काम करते हो, भूल जाते हो सब कुछ. कुछ याद नहीं रहता तो एग्जाम में क्या याद रखेगी?
ये याद है? ले लिया फोटो? ओ गुड, इसका भी ले लेते हैं, इसको ही भेजना है। डन। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इसको इरेज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स इरेज दिस। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका प्रिंसिपल है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट? चलिए next we will discuss on polymerase chain reaction or PCR. So PCR, polymerase chain reaction, ठीक। अब ये जो पीसीआर है बेटा, इसका जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल क्या है माय डियर? प्रिंसिपल इज एम्प्लीफिकेशन of the desired, अच्छा, amplification of the DNA containing the gene of interest, that is the desired gene। इसको हम लोग desired gene भी कहते हैं। एनसीईआरटी में दोनों शब्द ही है, डिजायर्ड जीन भी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, दोनों शब्द भी एनसीईआरटी में यूज किया गया। एनीवे, सो यही टारगेट है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है, एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ एक दो चीज हम बताएंगे, वो भी जरूरी है माय डियर। अब देखिए, इसका सबसे पहले यह है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड। तो चलिए इस मेथड में हम लोग बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। विच आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड? रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड in this process, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? नंबर 1, द टारगेट डीएनए, ये तो सबसे पहले होगा। द टारगेट डीएनए विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये तो करना ही है अपन को, यही इसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। नंबर 2, एक सेकंड, हाँ, 2 ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स ऑफ 13 approximately 13 bases long, ठीक। नंबर 3 4 DNTPs, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, तो 4 DNTPs।
अब ये 4 DNTPs क्यों? क्योंकि क्या क्या है, 4 है, 1 2 3 और 4। पहले DATP, DGTP, DCTP और DTTP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोडिन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। है तो डन। सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 DNTPs किस काम का है, उसके बारे में बात करेंगे माय डियर, जरा ध्यान दीजिएगा कुछ देर बाद। उसके साथ साथ क्या है, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसका 2 एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। एक तो डेफिनेटली एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते हो टैक पॉलीमरेज, और सेकंड पढ़ेंगे PFU पॉलीमरेज। सो 2 पॉलीमरेज। सो एक है टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, एक तो है टैक पॉलीमरेज, एंड नंबर टू इज PFU पॉलीमरेज। सो एक तो है टैक पॉलीमरेज, एक है PFU पॉलीमरेज। टैक का फुल फॉर्म थर्मस एक्वेटिकस। Now, this is the heat stable bacteria. It's a thermophile. It's a thermophilic bacteria. Thermophilic bacteria, है ना? ठीक। And this is PFU, Pyrococcus furiosus polymerase. So this is also a heat stable, मतलब सॉरी, दिस ऑल्सो अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब जरा देखिए माय डियर, लेट्स कंसिडर दिस इज द डीएनए, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम OH, this is 3 prime OH, and here goes 5 prime, and the hydrogen bonds are placed in between. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अब जरा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डिड वी डू? हम लोगों ने इसको सब्जेक्ट किया एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेट 90 से 97 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पे इसको सब्जेक्ट किया। सो वी सब्जेक्टेड इट टू अ टेम्परेचर ऑफ 90 से लेके 97 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में हम लोगों ने सब्जेक्ट करा, एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो पहला स्टेप हो गया डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, है ना? तो डीनेचुरेशन होने के बाद क्या है, ये है डीएनए स्ट्रैंड और ये है डीएनए स्ट्रैंड्स। तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट, और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट। सो हियर गोस 5 प्राइम, हियर गोस 3 प्राइम OH, अगेन हियर गोस 5 प्राइम, हियर गोस 3 प्राइम OH, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट्स। अब दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड, सो दिस इज एन SSDNA acting as a template, right? So here is also an SSDNA acting as a template, right? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, these are without hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड का फंक्शन है टू स्टेबिलाइज द डीएनए मॉलिक्यूल, तो इट बिकम्स अनस्टेबल। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड इज अनस्टेबल। सो अनस्टेबल डीएनए को सेपरेट करने के, स्टेबिलाइज करने के लिए अपने बॉडी में जब होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, तब क्या होता है माय डियर, SSBP कम्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। लेकिन इधर तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है, इसमें हम लोग 4 DNTPs यूज करते हैं। सो 4 DNTPs का यूज अभी आपको समझ में आया। दिस इज used to stabilize the single stranded DNA which has become unstable due to the breaking of hydrogen bonds. Am I clear? By the method of denaturation. Am I clear? So 4 DNTPs का काम ये है। Now what we do, we have added, इसको फिर से हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये DNA strand, ये DNA strand distantly placed. This is 5 prime, this is 3 prime OH, my dear students. Here goes again 3 prime OH, and here goes 5 prime beta. So in this case, we have added an oligonucleotide primer to the 3 prime OH end.
So this is an oligonucleotide primer. Oligonucleotide primer of approximately 13 bases long at the 3' OH ends of the two separate strands, right? Of DNA, right? Now these two oligonucleotide primers have to be annealed, have to be attached, right? अब একটা জিনিস খেয়াল করবে, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो आप लोग को ही बता रहे हैं, देखो ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर है वो एग्जैक्टली टर्मिनल पोजीशन से ऐड नहीं हुआ, देखिए एक गैप लगा के ऐड हुआ है, देखा आपने? देयर इज अ गैप, দেখেছিস কোন পাতা খুলে আছিস? ওই তো কোথায় উল্টে দিলি? देयर इज अ गैप, देखा आपने? अब देखो इसको जब टेम्परेचर घटाएंगे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे, तो टेम्परेचर घटा के जैसे ही हम लोग 60 डिग्री टेम्परेचर पे लाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? एनीलिंग होगा. तो एनीलिंग ऑफ द प्राइमर, एनीलिंग ऑफ द प्राइमर विद द टेम्पलेट. तो टेम्पलेट के साथ एनील करेगा कौन? प्राइमर, है ना? सो टेम्पलेट के साथ एनील करेगा प्राइमर. सो लेट्स कंसिडर, हियर इज द डीएनए original strand, this is 5', this is OH3', my dear, this is OH3', and here goes 5', right? And now here was the annealing, मतलब जोड़ना समझते हो ना? ये जो है, अब ये तो जुड़ना चाहिए, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना चाहिए, इसी को कहते हैं एनीलिंग. ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या होगा? द प्राइमर एक्सटेंशन. टेम्परेचर क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपोज करेंगे, है ना? एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमर एक्सटेंशन. प्राइमर एक्सटेंशन बाय टैक पॉलीमरेज और PFU पॉलीमरेज. एम आई क्लियर? तो ये जो नया डीएनए सेगमेंट है, अच्छा उसमें तो RFLP लिखना भूल गए थे हम, मुंह से बोला लेकिन लिखा नहीं, और लिखा था तो टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी को सेपरेट करा, उसको RFLP कहा जाता है, नहीं लिखा था मैंने. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी का डीएनए सेपरेट किया गया, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वी आर फ्रैगमेंटिंग द डीएनए. And the DNAs have different sizes, so polymorphic size. So restriction fragment length polymorphism, RFLP. NCERT তে লিখে রেখো তোমরা, পরীক্ষার আগে NCERT ছাড়া খাতা পড়ার সময় পাবি না. चलो अब देखो, अब ये जो डीएनए आया, ये डीएनए एक्सटेंड होगा, एक्सटेंडेड अप टू दिस, ये डीएनए भी यहां से एक्सटेंडेड अप टू दिस. So here goes 5' and this is 3' OH. Here goes 3' OH and here is 5', है ना? Very much in the same way, এদিকে হয়ে গেল 3' OH and here is 5', here is 3' OH, here is 5'. And देखो my dear students, so two completely different segments of DNA बन गया, two separate strands of, in which one strand is, देखो one strand is conserved. It's an artificial method of DNA replication, ऐसा ही तो है, it's an artificial method of DNA replication. So after about one cycle, after one cycle, two DNAs are produced, DNAs are formed. After about 30 cycles, two DNAs are formed, माने कि the formula is 2 to the power n. Therefore, after about 30 cycles, NCERT का line, after 30 cycles, my dear students, after 30 cycles क्या है? 2 to the power 30, 2 to the power 30, है ना? ये आएगा, and therefore 1 billion copies of DNAs produced. ठीक,
डन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? देख लीजिए. So this is all about PCR. PCR is again used in case of DNA fingerprinting. Used in DNA finger, ये सब बोलने की जरूरत है, तो आपको पता ही है आपको, है ना? तो यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा बताया वो पॉइंट्स आपने देख लिया माय डियर स्टूडेंट्स. होपफुली यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस. डन. अच्छा, इसका भी फोटो लेना है. जल्दी जाओ. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. डन. अच्छा, तो ये दोनों होने के बाद वी विल कम टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, कंप्लीट ही कर लिया लगभग. और इसके साथ साथ हम लोग शिफ्ट करेंगे नाउ टू द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटीन दैट वाज सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, एंड दैट वाज ह्यूमुलिन, द ह्यूमन इंसुलिन, मैन्युफैक्चर्ड बाय द अमेरिकन कंपनी एली लिली इन 1983. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 211, या तो नए एनसीईआरटी में 182 है. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी. ठीक है, शुरू करें आरिश मैडम. एग्जाम कब है आप लोगों का? 29th. आज कौन तारीख? ओ, नेक्स्ट वेडनेसडे. अच्छा, की अच्छे सिलेबस है? ओनली ओ, ठीक है, दे दो. क्या है? ठीक है, ठीक है, कर लेना. तो कुछ है नहीं उसमें. ठीक, ठीक है, कम ठीक से दे देना एग्जाम, है ना. और अगर आप लोगों को लगे कि 11 का फुल सिलेबस भी देना है तो आप लोग दे सकते हो. एक और एग्जाम है नेक्स्ट वेडनेसडे को ही. 2 एग्जाम भी आप दे सकते हो इफ यू वांट. कोई एम्बार्गो नहीं है मेरे तरफ से, लेकिन हाँ, इफ यू वांट यू कैन गिव. मुझे बता देना नाम, नेम लिस्ट बता देना. टोटल 11 का सिलेबस है. नर्चर का एक एग्जाम है जिसमें जूलॉजी में टोटल 11 का सिलेबस है. 11 का रिवीजन अगर होना चाहिए, करना चाहे तो कर सकते हो. हालांकि हम लोग अभी एक्सप्रेशन एंड वो नहीं पढ़े, लेकिन क्या दे देंगे, सिलेबस है मेरे पास, बता देंगे. वो पता नहीं, आप लोग अपना टाइम शेड्यूल कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है. बात कर लो, नहीं तो अगले दिन एग्जाम दे देना क्लास के बाद ठहर के, है ना. वो भी कर सकते हो. आंसर की आपको दे देंगे, आप लोग ही इवेलुएट कर सकते हो. एग्जाम देना जरूरी है ना. आंसर की आपको दे देंगे तुरंत, क्या दिक्कत है उसमें. कलेक्टर के इधर एग्जाम देना है, मतलब कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए.
इंपॉर्टेंट है, माहौल में बैठ के एग्जाम देना है, तो कोई भी रूम लेके बोल दीजिएगा, सर लोग दे देंगे आपको कोई एक रूम, कोई एक जगह एग्जाम देने का, दे दीजिएगा एग्जाम, क्या दिक्कत है। अभी एग्जाम जितना दोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा, इसीलिए मैंने बोला। तो आपको तो मैंने खुली छूट दे के रखा कि कभी भी आपको एग्जाम देना हो तो आप बता दीजिए मुझे, आई विल गिव यू, है ना। ऐसा नहीं है कि घर जाके एग्जाम सॉल्व करो, क्योंकि घर जाके क्या होता नहीं है उस लेवल पे, पॉसिबल नहीं है वो। एनीवे ठीक, चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इरेज करते हैं इसको। कुछ नया सीखने को मिला बेटा इस चैप्टर में? जो भी हमने पढ़ाया, आपने भी तो पढ़ा था पहले, कुछ नया सीखने को मिला? गुड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग, क्या कहते हैं उसको, हाँ, द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड protein that is artificial insulin called humulin। 2022 में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था इस जगह से। तो आपको पता ही है कि इंसुलिन जो है उसका नेचुरल इंसुलिन के बारे में पहले बात करते हैं। नेचुरल इंसुलिन के बारे में पहले बात करते हैं माय डियर। टोटल अमाइनो एसिड्स 51 अमाइनो एसिड्स है ना, उसमें ए चेन है एंड बी चेन है। मैच्योर फॉर्म में ए चेन और बी चेन दोनों है। ए चेन कंटेन 21 अमाइनो एसिड्स, बी चेन कंटेन 30 अमाइनो एसिड्स। पता है आप लोगों को ये? अब जरा देखिए इंसुलिन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें ये एक चेन, ये एक चेन और ये एक चेन, तो ए बी एंड सी तीन चेन्स, इसको कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। इसके बाद व्हाट हैपेंस इज ए चेन बी चेन। तो ए चेन पहले ऐसे होता है, डाइसल्फाइड लिंकेजेस आते हैं, तो ए चेन बी चेन, अभी भी सी चेन है, लेकिन दिस इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। और इसके बाद जो मैच्योर इंसुलिन होगा इसमें सी चेन सेपरेट्स, सी चेन सेपरेट्स, क्योंकि सी चेन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड ए और बी चेन के बीच में ही लिंकेजेस बनते हैं। समझे? लिंकेजेस बनते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस। तो दिस इज ए एंड बी चेन, सो हियर गोज ए चेन, हियर गोज बी चेन। दिस इज द मैच्योर इंसुलिन, राइट? तो दिस इज द मैच्योर इंसुलिन। अब इंपॉर्टेंट है माय डियर, ये जो मैच्योर इंसुलिन बना, नेचुरली ऑकरिंग इंसुलिन जो था पहले आइसोलेटेड फ्रॉम कैटल्स, तो उसको हम लोग यूज करते थे एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बेंटिंग एंड बेस्ट। उसको क्यों, एक इंसान मर रहा था एक्चुअली, सीवियर राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल के वजह से। उसको जब कैटल से ऑक्स से आइसोलेट करके उसको इंजेक्ट किया गया, वो बंदा धीरे धीरे जिंदा होना, मतलब ठीक होना शुरू हुआ। दैट मींस हिज ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्ड, ठीक है। तो उस कंडीशन से मैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला कंडीशन हो गया था लगभग, उस कंडीशन से उसको ये कहा गया, दैट वाज डन बाय बेंटिंग। तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसके बाद, एंड दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दैट। तो ये है डिस्कवरी। अब ये जो नेचुरली ऑकरिंग इंसुलिन, अर्लियर नेचुरल इंसुलिन extracted from cattles were used in treating patients. इस कंडीशन में क्या है, what happened was
there were allergic reactions were observed. ये नेचुरल इंसुलिन में हो रहा है, समझे ना, नेचुरल इंसुलिन से हो रहा है, ठीक. Therefore was the need of an artificial insulin. Therefore the need of synthetic insulin. Therefore the need of synthetic insulin, or synthetic insulin first prepared by an American company, Eli Lilly, 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 Eli Lilly in 1983. ठीक. तो फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी एली लिली इन 1983. अब जरा देखिए ये जो सिंथेटिक इंसुलिन तैयार किया, देयरफॉर इन विच ओनली A and B chains were synthesized, and then they were joined or linked by disulfide bonds to produce the mature insulin. है ना? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब अभी तो मैच्योर इंसुलिन यूज होता है. रुक जाओ, और कुछ मिस हो गया क्या? और कुछ मिस नहीं हुआ. इंसुलिन इज नॉट डायरेक्टली ओरली गिवन टू द पेशेंट बिकॉज इट विल बी डाइजेस्टेड. है तो ये एनसीईआरटी में है. इंसुलिन इज नॉट ओरली एडमिनिस्टर्ड. तो इंसुलिन is not orally administered to the patient. ये अगर assertion है, इसका रीजन क्या होगा? इंसुलिन being a protein will be digested in the GI tract. ठीक है, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी गुड, ओवर, ये वाला पार्ट डन. अब इसके साथ साथ और क्या करना है अपन को? एक और चीज हम लोग कर लेते हैं आज. जैसे कि हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. फिलहाल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में सबसे बड़ा योगदान जिनका था, ही वाज एमएस स्वामीनाथन. तो एमएस स्वामीनाथन is the father of green revolution in India, and he worked with revolution in India, and he worked with Norman Borlaug, B-O-R-L-A-U-G, Norman Borlaug, है ना? डन, कोई दिक्कत नहीं. Remember, M.S. Swaminathan was awarded with the Bharat Ratna last year, 2024. पता है आपको? पता नहीं. Was awarded the Bharat Ratna in 2024. मोने रखो एटा, जबरदस्त क्वेश्चन है. ठीक है, क्लियर? अब इसी में बैसिलस थुरिनजेनेसिस का डिस्कशन होता है. बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है? दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स and coleopterans. NCERT line, coleopterans, these are orders. এগুলো কি? orders of arthropods, orders of insecta. समझे?
So Lepidopterans, Dipterans and Coleopterans on किस पे इन्फेक्ट करेगा? ऑन कॉटन प्लांट, कॉर्न प्लांट्स एटसेट्रा. Bacillus thuringiensis, its DNA contain CRY gene which produce CRY protein in inactive state. ये तो पता है आप लोगों को. And this is the reason it is not killing the bacteria. Therefore, the protein does not kill the bacteria. And you people know, when this protein is isolated and crystallized and sprayed on the plants. This protein is isolated, crystallized and sprayed on these plants, है ना? Then the insects engulf the plant. They feed on the leaves of the plant. तो इस insect के अंदर ये चला गया. Insects feed on the plants. The inactive prototoxins enter into the insect's NCRT line, reach the gut, alkaline medium gets activates it. So activated toxin gut में पहुंचता है. Gut alkaline medium of gut activated toxin क्या करेगा? Cause perforations in the intestine. Water will enter. बाहर से water will enter into the insect body. है तो? Ultimately it will cause rupture. So lysis of the insect. तो फोन बाजे ना. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो है. और 2 पॉइंट आपको याद रखना है. One is Cry2AC, Cry1AB and Cry2AB. कौन किसको इन्फेक्ट करता है? कॉर्न बोरर कौन सा है और कॉटन बॉलवर्म कौन सा है? समझ में आया? बस दैट्स इट. वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, ध्यान से देखिएगा. कुछ पार्ट जो है इसमें कंप्लीट करवा देंगे. 2 दिन में हो जाएगा. हो सकता है इट विल एक्सटेंड टिल मंडे. सैटरडे हम नहीं ले पाएंगे. ठीक है, इसका फोटो ले लेते हैं बेटा. फोटो लेके भेज देते हैं. थैंक यू.